Good morning, student. I hope you all are safe at your homes. Today, I will going to teach you atomic structure from chemistry. Now, going to teach you atomic structure. अब जानेंगे कि atomic structure क्या है। जैसा कि हम नाम से ही देख पा रहे हैं कि atomic structure यानी आज हम जानेंगे एटम की स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है और वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। जो एटम है हमारा, एटम consist three fundamental particles और वो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स बच्चों होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। These are the three fundamental particles. अब हम ब्रीफ समरी के तौर पर जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आखिरकार होते क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे चार्ज और फिर देखेंगे मास। जो चार्ज है बच्चों होता है कूलम के अंदर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास होता है हमारा केजी के अंदर। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है हमारा 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया होता है, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है और रिवर्स होता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो मास होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और जो न्यूट्रॉन होता है बच्चों, नाम से क्लियर है, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल। जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन के होता है 0 और जो मास होता है वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अब बच्चों देखेंगे कि जो हमारा एटम होता है वो दिखता कैसे, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। जो स्ट्रक्चर है बच्चों हम छोटी क्लासों में 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं कि जो एटम होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, किसमें, सर्कुलर पाथ में। जो बच्चों सर्कुलर पाथ होता है ये होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होता है, जो न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है वो करता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है। बच्चों जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर क्यों है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो बच्चों न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और चार्ज किसके कारण होता है न्यूक्लियस के ऊपर, वो होता है प्रोटॉन के कारण, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है। अब बच्चों एक क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, यानी टू ऑपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि अगर ये दो ऑपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए, या तो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन के पास चला जाना चाहिए था, या इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। क्या करता है, अगर ऐसा क्यों होता है, जो न्यूक्लियस का मास होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। पहली बात। अब देखते हैं कि जो टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर आ जाना चाहिए था और ये एटम खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है बच्चों, जो दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो क्या होता है बच्चों, चार्ज टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला। अब बच्चों चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस e से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चार्ज ऑन न्यूक्लियस होता है वो होता है Ze पॉजिटिव अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब बच्चों जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये अकेला यही काम करता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर आ जाना चाहिए था और एटम खत्म हो जाना चाहिए था। ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलावा भी कोई दूसरा फोर्स काम कर रहा है। वो फोर्स क्या है बच्चों, जो सर्कुलर मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के जो सर्कुलर मोशन है उसके कारण क्या आता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है।
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। ये सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों, अब ये थ्योरी कब थी, जब हम पढ़ रहे थे 9th 10th और 10th में हमने पढ़ा है, तब तक ये वैलिड था। अब ये कब था, जब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल था, तब ये मॉडल हमारा वैलिड था। जब इलेक्ट्रॉन क्या था, एक पार्टिकल था, और पार्टिकल होने के कारण वो क्या कर रहा था, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था सर्कुलर पाथ में, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट। किसके अंदर, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मींस क्या होता है, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। अब बच्चों लेटर स्टडी चलती गई, और तब एक और नेचर इलेक्ट्रॉन का निकल के आया, जो क्या था, वेव नेचर। अब हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब बच्चों क्या देखेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम था बच्चों, उन्होंने बताया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम था बच्चों ने, इसने बताया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। जो फर्दर स्टडी होती गई, तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था श्रोडिंगर। इनका क्या नाम था, श्रोडिंगर ने क्या बताया बच्चों, इन्होंने एक इक्वेशन दी जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन। क्या थी, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, या इसको बोला गया मैटर वेव और प्रोबेबिलिटी वेव। तो यहाँ पे श्रोडिंगर ने जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में बताया, इन्होंने एक इक्वेशन दी, और जब उस इक्वेशन को सोल्व किया गया तो हमें 3 क्या मिले, वेरिएबल मिले। आफ्टर solution of Schrodinger wave equation we get 3 variable और वो 3 वेरिएबल क्या थे बच्चों, n, l एंड m। ये 3 वेरिएबल थे। इन 3 वेरिएबल्स ने बताया, क्या बताया बच्चों, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इज मैक्सिमम। कि वो पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो कौन बताता है बच्चों, ये 3 वेरिएबल n, l एंड m। और फर्दर इनको आगे चल के किस नाम से जाना गया, क्वांटम नंबर के नाम से। किस नाम से, क्वांटम नंबर से जाना गया। बच्चों अब देखते हैं कि क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर ने बताया कि वो पोजीशन न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और ये जो 3D, जो ये बात की गई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, वो 3D मॉडल के बारे में बात की गई, 3D स्पेस के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। वो पोजीशन क्वांटम नंबर में क्या बताया, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और उनको क्या बोला गया, ऑर्बिटल। क्या बोला गया, ऑर्बिटल। अब बच्चों जानते हैं कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। अब जानेंगे कि ऑर्बिटल है क्या। तो चलिए ऑर्बिटल के बारे में जानते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, 3D स्पेस, वो पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding the electron is maximum। बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से, कोई भी एग्जाम हो, या सीबीएसई हो, आईआईटी जेईई मेंस हो, या नीट हो, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है। वो क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, तो वो क्वेश्चन होता है, ध्यान से नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, which of the following
which of the following quantum number is not obtained from Schrödinger wave equation. Schrödinger wave इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो फर्स्ट है वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n। सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर n। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। और फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर s। अब बच्चों लेटर वीडियो में हमने देखा जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिला था तो हमें 3 वेरिएबल मिले थे, वो थे n, l एंड m। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हमें मिला था वहां से, तो ये करेक्ट है। सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू भी हमें वहां से मिली थी, तो ये भी करेक्ट हुआ। और थर्ड यानी m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हमें वहां से ऑब्टेन हुआ था, तो मिला क्या नहीं है हमें, स्पिन क्वांटम नंबर। तो यही आपका आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें जो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, उसमें तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, यानी n, l और m तीनों ही हमें किससे मिलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें मिल जाते हैं। अब बच्चों देखेंगे कि क्वांटम नंबर होते क्या है और इनका यूज क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में कि क्वांटम नंबर क्या है और इनका यूज क्या है। अब हमने इनको क्या किया है, ऑब्टेन किया है। किससे किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने इनको ऑब्टेन किया है। अब आगे इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा क्वांटम नंबर। थैंक यू।